नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। उसका चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड लेक्चर में जो गांव की बस्तियां यानी ग्रामीण बस्तियां जो पढ़ रहे थे उसके बाद शहरों की ओर हम बढ़ रहे थे। तो आज जो शहरी बस्तियां हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे शहर मतलब नगर। तो नगर की परिभाषा क्या होती है, नगर होता क्या है। यहाँ 2 बड़े अच्छे विचारकों को हम लाएंगे और वो बताएंगे कि वास्तव में नगर होता क्या है। और हम ये समझते तो हैं कि नगर वो होते हैं जहाँ औद्योगिक व्यवसाय होता है, परिवहन से जुड़े हुए लोग होते हैं, संचार से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो नगर की परिभाषा को समझते हुए पूरी तरह से हम जानेंगे कि वास्तव में नगर है क्या। इसके बाद नगरीय बस्तियां क्या होती है। जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों की बात की थी उसी प्रकार से हम देखेंगे कि नगरीय बस्तियां जो है वो क्या होती है। दोनों में कंपैरिजन भी हम करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। गांव की बस्तियां और शहर की बस्तियां यानी ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर देखने को मिलता है, ये पूरी जो चर्चा है हम आज करने वाले हैं। फिर हम नगरों के प्रकार देखेंगे, नगर कितने प्रकार के होते हैं, किसे मेगा सिटी कहते हैं, किसे छोटी सिटी कहा जाता है, कौन बड़ी छोटी सिटी किस प्रकार से डेवलप होती है, सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम करने वाले। तो आज के इस मज़ेदार लेक्चर को हम शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले नगर होता क्या है। तो नगर के बारे में जब चर्चा करने लगी तो सबसे पहले एक व्यक्ति आया जिसका नाम है बरंगल। क्या नाम है? बरंगल। क्या नाम है इनका? बरंगल। देखो कितना अटपटा सा नाम है इनका, बरंगल। बरंगल कह रहे हैं नगर ऐसी संस्था है। नगर कैसी संस्था है? नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त होते हैं। यानी नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर यानी ज्यादा से ज्यादा लोग किस में रहते हैं? कृषि कार्य के अतिरिक्त। कृषि कार्य के अतिरिक्त मतलब कृषि कार्य में संलग्न नहीं रहते हैं, किसी और कार्य में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कृषि कार्य के अतिरिक्त। आप इसको पकड़े। अन्य उद्योग में व्यस्त रहते हैं यानी उद्योगों में लगे रहते हैं। यानी सीधा सीधा कह रहे हैं बरंगल जो है वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि नगर ऐसे स्वरूप को या नगर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां के अधिकतर लोग जो है उद्योगों में व्यस्त हो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ग्रामीण बस्तियों में लोग कृषि में व्यस्त थे ज्यादा, इसलिए यहाँ पे पहला शब्द इन्होंने बरंगल ने कहा है कि यहाँ के लोग कृषि में जो है संलग्न नहीं होते हैं, कृषि में लगे हुए नहीं होते हैं। और शहर के यानी नगरों के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर जो है औद्योगिक कार्य, प्रशासकीय कार्य, व्यापारिक कार्य, परिवहन कार्य, संचार कार्य आदि में लगे हुए होते हैं। इनके बाद बरंगल के बाद अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डिकिंसन। डिकिंसन जो है वो भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। डिकिंसन जो है यही बात कहेंगे लेकिन इनका बात कहने का तरीका अलग होता है। एक तो मैं कहता हूं कि तुम बाहर चले जाओ और एक मैं कहता हूं कि बाहर कौन आया पता करके आओ, तो भी तुम बाहर ही जा रहे हो। तो ये डिकिंसन जो है इसी बात को अलग तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ने भौगोलिक दृष्टि से नगर की परिभाषा इस प्रकार की है। यानी डिकिंसन है वो कह रहे हैं नगर माल का उत्पादन करता है। यानी इसका मतलब नगर माल का उत्पादन करता है, इसका मतलब नगर में उद्योग है। नगर में क्या है भाई? उद्योग है। और जो पहली परिभाषा थी बरंगल की वो भी तो यही कह रहा है कि नगर में उद्योग होता है। बात वो आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नगर माल का उत्पादन करता है, माल का उत्पादन कर रहा है मतलब वहां पे उद्योग है। वह न केवल देश भर में दूर दूर तक फैले बाजारों के लिए बल्कि अपने पड़ोस के बाजारों के लिए भी बाहर से आई हुई चीजों तथा उन वस्तुओं का संचय करता है। यानी नगर जो होता है, माना कि ये एक नगर है, ये पूरा एक नगर है इस प्रकार से, तो यहां से बाहर से जो वस्तु आती है जो इसने मंगाई है मतलब इसने आयात किया है। क्या किया है? आयात। और ये आसपास के जो छोटे गांव या छोटे बाजार जो होते हैं, इसके आसपास छोटे बाजार जो है, नगर के आसपास में जो छोटे बाजार बने हुए हैं उन तक भी वस्तुओं को पहुंचाता है, उन तक भी वस्तुओं को पहुंचाता है। मतलब ये इन लोगों को निर्यात कर देता है, इन लोगों को निर्यात कर देता है। तो नगर जो होता है बाजारों के लिए, खुद के बाजार के लिए, यानी जहां वो नगर होता है वहां के लिए तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन आसपास अगर कोई छोटा बाजार और है तो वहां भी वो वस्तुओं को पहुंचाया करता है। तो नगर एक महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य कार्य नगर में क्या होता है? उद्योग होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? नगर में उद्योग होता है। अब आप कहेंगे सर भीड़ भी तो होती है।
बड़े बड़े हॉस्पिटल भी तो होते हैं, बड़े बड़े जो है शिक्षा के मंदिर यानी कि विश्वविद्यालय भी हुआ करते हैं, विद्यालय भी हुआ करते हैं, सब कुछ हुआ करते हैं। हम तो एक आंकड़ा ले रहे हैं। तो वारंगल और डिकिंसन जो मुख्य आधार मान रहे हैं वो उद्योग को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? उद्योग को। अपने पड़ोस के बाजारों के लिए बाहर से आई हुई चीजों तथा उन सभी वस्तुओं का संचय करता है जिन्हें वह अपने पड़ोसियों के प्रतियोगिता में बेच सकता है। यानी जो पड़ोसी का मतलब छोटे बाजार है, पड़ोसी का मतलब क्या है? छोटे बाजार है जहां से ये वस्तुओं को खरीदना चाहता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये हमारी नगर की परिभाषा थी। अब हम जानते हैं कि नगर, गांव के जो नगर हैं, ग्रामीण जो बस्तियां हैं, और ग्रामीण बस्तियां फिर नगरों में डेवलप हो जाया करती कभी कभी, लेकिन नगर पूरी तरह से अभी अलग है और ग्रामीण बस्तियां पूरी तरह से अलग है। हम इसको समझते हैं। हम अगर बात करें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियां क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रामीण जो बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्ती जो है वो क्या है। इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि नगरीय बस्तियां जो है इससे किस प्रकार अलग है। नगरीय जो बस्तियां हैं वो इन ग्रामीण बस्तियों से किस प्रकार अलग है। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ बस्तियों की। किसकी बात कर रहे हैं? बस्तियों की, बस्तियों की। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की तो हमारे सामने ढेर सारी चीजें निकल के आ जाएगी। हमारे सामने ढेर सारी चीजें निकल कर आ जाएगी और हम एक एक चीज का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे सामने जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है वो ये है, टेढ़ी होगी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए ग्रामीण बस्तियों का, इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है, ये प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। किस में संलग्न होती है? प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न, यानी लगी रहती है। किस व्यवसाय में लगी रहती है? प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। जबकि नगरीय जो बस्तियां होती हैं इनके अर्थ की अगर बात करें तो सीधा सा सिंपल अर्थ है इनका, ये द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लगी रहती है। ये द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय में संलग्न, ये पक्का याद रखें आप। अब आप ये तो जानते ही है द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है और तृतीयक व्यवसाय क्या होता है और प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है मतलब गांव के लोग कृषि में लगे होते हैं, मतलब प्राथमिक व्यवसाय। गांव के लोग मछलियां पकड़ा करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। गांव के लोग लकड़ी काटा करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। ये कई बार पढ़ चुके हैं हम। गांव के लोग फल फूलों का संग्रहण कर रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय। किसी क्षेत्र में खनन कार्य मतलब वस्तु को खोद कर प्राप्त किया जा रहा है, प्राथमिक व्यवसाय। यानी प्राथमिक व्यवसाय में वो सारी क्रियाएं आ जाती है जो गाँव में संचालित होती है, छोटी छोटी सारी। इसका मतलब यह है कि प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय जिससे द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय सुचारू रूप से चला करते हैं। तो ये तो होती है गांव में, इसलिए ग्रामीण बस्तियों का अर्थ है। और नगरीय बस्तियों की अगर बात करें तो यहाँ द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, यानी ज़्यादा शिक्षा के बड़े विश्वविद्यालय कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। ज़्यादा ऑटो वगैरह, टेम्पो वगैरह, फ्लाइट वगैरह, बस वगैरह, ट्रेन वगैरह, ज़्यादा परिवहन जो है कहाँ होगा? यहाँ होगा। ज़्यादा संचार की सुविधा कहाँ होगी? यहाँ होगी। ज़्यादा जो है उद्योग जो है वो कहाँ होंगे? इसी स्थान पर होंगे। तो इस प्रकार से जो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय जो है वो पूरी तरह से सेवा सेक्टर वाला है। तृतीयक तो मतलब द्वितीयक विनिर्माण है। द्वितीयक क्या है? यानी उद्योग से संबंधित है। द्वितीयक विनिर्माण है, इसका मतलब उद्योग कहाँ होंगे? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, संलग्न है मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा? उद्योग आएगा। इसके अंदर क्या आएगा भाई? उद्योग आएगा। इसके अंदर परिवहन आएगा। अब परिवहन नाम आते ही जो है आप समझ गए। इसके अंदर संचार आएगा। ये द्वितीयक और तृतीयक मिक्स में बता रहा हूँ मैं आपको। संचार आएगा। इसके अंदर सेवा सेक्टर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सेवा आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सब जो है शहर के अंदर होते हैं। और यहाँ मुख्यतः होती है कृषि। यहाँ मुख्यतः क्या होती है? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन है ना, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया,
और एक और लिख देते हैं हम, खनन हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ये कहाँ होती है, ये मुख्यतः जो है ग्रामीण बस्तियों में होती है। अब अगर हम प्रकारों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियाँ जो है वो हमें कई रूपों में देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके मुख्य 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसकी बात करेंगे तो इसके भी 3-4 रूप देखने को मिलते हैं, तो उसे हम प्रकार के नाम से संबोधित कर देते हैं। इसके भी प्रकार है अपने, क्या प्रकार है इनके, एक एक को हम समझते हैं। ये जो प्रकार है हम पढ़ चुके हैं कि ये गांव की जो बस्तियां होती है, इसमें पहली जो बस्ती होती है, इसके अंदर पहली जो बस्ती होती है वो हमारी होती है गुच्छित बस्ती। कौन सी होती है, गुच्छित। जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं उन सबको याद है ये। पहली जो हमारी बस्ती है वो है गुच्छित बस्ती। कौन सी बस्ती है, गुच्छित बस्ती। इसको हम बस्तियां भी कह सकते हैं, गुच्छित बस्ती। दूसरी हमारी जो बस्ती होती है यहाँ पे वो है आदि गुच्छित, यानी पूरी तरह से गुच्छा नहीं बना हुआ घरों का, इसलिए वो कहलाती है अर्ध गुच्छित। क्या कहलाती है, अर्ध गुच्छित। इसके बाद जो हमारी बस्ती है वो कहलाएगी यहाँ एक प्रकार से ढाणी टाइप होती है, तो उसे हम पल्ली कह देते हैं, पाडा कह देते हैं, ये सब नाम इसके देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारी बस्ती है उसको हम परिक्षिप्त कहते हैं, परिक्षिप्त, यानी ये एक ही अलग बस्ती होती है जंगलों में, इसलिए इसे एकांकी भी कहा जाता है, एकांकी, एकांकी। यहाँ अगर प्रकारों की बात करें तो यहाँ जो बस्तियां होगी, एक तो उद्योग के आसपास होगी। किस स्थान पर होगी, उद्योग के आसपास होगी। एक परिवहन के आसपास होगी, जहाँ परिवहन अच्छा मिल रहा है। एक संचार क्षेत्र के आसपास होगी, संचार क्षेत्र के आसपास। और यहाँ सब लोग प्रशासकीय कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ऑफिसों के आसपास होगी, प्रशासकीय क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र। तो यहाँ की बस्तियां इन स्थानों पर देखने को मिलेगी। ये हम ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में जो है अंतर पढ़ रहे हैं कि गांव के लोग तो वो लोग हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। पृथ्वी जैसे ही बनी उसके बाद पहली बार जो व्यवसाय शुरू हुआ वो प्राथमिक था, और उसके बाद वो गांव का व्यवसाय था। लेकिन ये व्यवसाय जो हम देख रहे हैं ये नगरीय व्यवसाय है, यानी नगरों की ओर ये अग्रसर होने लगा, और नगरों की ओर लोग जब बढ़ने लगे तो वो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है। तो जो अभी कुछ देर पहले बरंगल और डिकिंसन जो बता रहे थे वो इन नगरीय बस्तियों के बारे में बता रहे थे। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नगरीय बस्तियां सहंत एवं विशाल आकार की होती है, क्योंकि अभी जो हमने देखा है इसमें जो ये ग्रामीण बस्तियां हैं ये संकुल होती है। कैसी होती है, संकुल होती है, ठीक है। और मतलब इतनी गुच्छी हुई और इतनी जो है ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है। जबकि ये जो होती हैं इसमें आप देख रहे हैं कि ये बस्तियां सहंत और विशाल होती है, मतलब ये संकुल होती है और छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है। ये बस्तियां कैसी होगी, छोटी, जबकि ये बस्तियां कैसी होगी, बड़ी। मतलब यहाँ जो बस्तियां हैं उनको तो हम गांव में बोलेंगे और वार्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसमें वार्ड के हिसाब से चलते हैं कि वार्ड नंबर ये है, और यहाँ पे भी वार्ड हुआ करते हैं। लेकिन वार्ड से पहले एक रूप और दिखाई देते हैं जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोनी के नाम से जाना करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप और देख लेना, फिर आगे बढ़िएगा। नगरीय बस्तियां सहंत होती है, यानी बड़ी होती है, और विशाल आगे लिखा है तो इसका मतलब ही बड़ा है। सहंत और विशाल आकार की होती है। कार्य प्रकार नगरीय बस्तियां, काम के आधार पर जो प्रकार है उसको बांटा गया है। पहले तो लोग यहाँ एक कृषि कार्य करते हैं, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ एक कृषि कार्य करते हैं, इसका मतलब लोग सेकेंडरी व्यवसाय और थर्ड व्यवसाय में ज़्यादा लगे रहते हैं। व्यवसाय में संलग्न, ये हम देख चुके हैं कि लोग ज़्यादा जो है इस व्यवसाय में, एक कृषि कार्य का मतलब होता है कृषि नहीं कर रहे हैं, इसलिए आगे ए लगा हुआ है। अगर यहाँ कृषि कार्य होता तो कतई ही या नगरीय बस्तियां नहीं होती, यहाँ सीधा सीधा ग्रामीण बस्तियां होती। क्या होती, ग्रामीण बस्तियां। फिर आर्थिक कार्य की अगर बात करें तो यहाँ की जो आर्थिक क्रिया आप सब जानते हैं कि लोग उद्योगों में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, उद्योगों में लगे हुए हैं। और वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो बार बार हम नहीं लिखेंगे। प्रशासकीय कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में लगे हुए हैं।
यानी लोग उद्योगों में लगे हुए हैं, प्रशासक के कार्यों में लगे हुए हैं, और प्रशासक आगे खुद अपना एक अलग ही पॉइंट आ रहा है। प्रशासकीय का मतलब होता है कि लोग सरकारी नौकरी के लिए या फिर बड़े ऑफिस में काम करने के लिए वहाँ किसी ना किसी रूप में लोग लगे हुए हैं, वो प्रशासकीय कार्य होता है। प्रशासकीय कार्य एक तरह से वो कार्य है जहाँ लोग सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करते हैं। यानी वो सरकारी ऑफिस हो सकता है, वो लिमिटेड ऑफिस हो सकता है, क्योंकि सारे ऑफिस जो होते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होता है वो शहरों में ज़्यादा होता है। आपने नहीं देखा होगा कि गांव में किसी ऑफिस के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, जबकि शहरों में ऐसा होता है। उसको प्रशासकीय कार्य बोला करते हैं। तो ये जो नगरीय बस्तियां हैं उनका काम के आधार पर प्रकार है, और जो शहर में हमने अभी कुछ देर पहले जो शहर में देख रहे हैं वो तो काम के आधार पर प्रकार है, और कुछ देर पहले हमने गांव की यानी ग्रामीण बस्तियों का जो प्रकार देखा, जो गुच्छित था यानी गुच्छा बना हुआ था सब घरों का, अर्धगुच्छित था मतलब कुछ घर यहाँ थे कुछ घर यहाँ थे, दोनों गुच्छे के रूप में थे, अलग अलग गुच्छे थे, अर्धगुच्छित हो गया। और फिर हम पल्ली की बात कर रहे थे तो 10-12 घरों का समय होता है, और फिर एकांकी जिसे हम परिक्षिप्त कह रहे थे वो जंगलों में अकेला ही एक मकान होता है। तो इस प्रकार बस्तियों की हम बात कर रहे थे। और गांव की जो बस्तियां होती है वो अरीय रूप में और आयताकार रूप में, रेखिक क्रम में, यानी नदी जा रही है उसके आसपास लोग बस जाएंगे, रेखिक क्रम। अरीय क्रम, दो नदियां आपस में कट रही है तो लोग बसना शुरू कर देंगे। आयताकार यानी कि एक चारों तरफ का गोलाई रूप में लोग बस जाए, समकोण रूप में लोगों का बस जाना, अलग अलग प्रकार की तारा प्रतिरूप, ढेर सारे रूप उसके देखने को हमें मिला करते हैं। जबकि ग्रामीण बस्तियां एक सहत होती है, विशाल होती है और एक सी ही इक्वल दिखाई देती है, और उसका काम जो है इस प्रकार से बांटा गया है। आगे बड़ी मजेदार चीज है, भारत में नगरों के विकास की अगर बात करें तो नगर आज से नहीं है, शहर पहले भी हुआ करते थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय 2350 से कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 से, ये 2350 जो है ये ईस्वी पूर्व है, और लगभग 1750 तक, ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। आप में से कोई ईस्वी पूर्व नहीं जानता है तो मैं बता देता हूं, ये ईसा मसीह है, ठीक है, ये ऐसे हो गए आजकल सूख कर थक गए पूरी तरह से, ये इनके हाथ है, ठीक है। इनसे पहले का जो समय है वो हमेशा माइनस में चला करता है, और इनके बाद का जो समय है वो प्लस में चला करता है। और इनसे पहले का समय माइनस में चल रहा है ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो इनसे पूर्व का समय है इसलिए उसको ईस्वी पूर्व कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं उसको, ईस्वी पूर्व कहते हैं। जबकि इनके बाद का जो समय है वो सिर्फ ईस्वी है। ये माइनस में इसलिए चल रहा है, जैसे 2350 से 1750, तो जैसे इसमें कोई घटना होती है या कोई समय आगे बढ़ता है तो उसको माइनस में लाकर हमें जीरो पर लाना है, फिर वो 1 2 करके ऐसे चालू होगा। और आज 2023 है वो कभी ना कभी जीरो से शुरू हुआ, उससे पहले का समय यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, ये 1 2 3 4 और ऐसे करके 1750 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार 2350 आएगा, तो ये इस प्रकार बढ़ता है समय, समझ गए। तो ये जो ईस्वी पूर्व और ईस्वी का जो फेर है ये आपके कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो भारत में नगरों का विकास, भारत में नगर कैसे डेवलप हुए, तो पहले हड़प्पा जो बना हुआ था, मोहनजोदारो यानी जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, ये मूवी आप में से कई लोगों ने देखी है कि वहाँ भी एक नगर बना हुआ था, और नील की जो है व्यापार किया करते थे लोग, तो नील की खेती हुआ करती थी। तो ये इस प्रकार से मोहनजोदड़ो भी अपने आप में एक नगर था। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, विकास प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल से ही शुरू हो गया था। किसका विकास, नगरों का। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जब इतिहास की रणनीति की पहली प्लानिंग जब बनी थी, जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इतिहास को जहाँ से पढ़ना शुरू किया वहाँ से ही नगरों की चर्चा शुरू हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर के उदाहरण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसलिए है क्योंकि बाहर से जब लोग आते थे भारत के अंदर, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के लोग जब भारत आया करते थे तो वो से को हे बोला करते थे। तो ये जो क्षेत्र था सिंधु वाला, उसको ये हिंदू क्षेत्र बोलते थे, रेगिस्तान हो गया हिंदुस्तान। तो ये जो सिंधु नदी थी, इसको हम तो सिंधु नदी मानते हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के जो उदाहरण है उनमें एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो वास्तव में पहले नगर हुआ करते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आगे देखिएगा, पूर्ण नगर विकास 18वीं सदी बाद हुआ, यानी नगर जो है उसका पूरा विकास 18वीं सदी में हुआ। कब हुआ नगर का पूरा विकास, 18वीं सदी में हुआ। यानी पूर्ण नगर के डेवलप की ओर, पूरे विकास की तरफ वास्तव में नगरों को हम जानने लगे कि ये नगर होता है, मतलब शहर होता है, ये 18वीं शताब्दी में हम जानने लगे। भारतीय नगरों का वर्गीकरण इस प्रकार है, एक तो वो नगर जो बहुत पुराने हैं,
जैसे नागदा शहर के बारे में हम पढ़ा करते हैं, किसी और शहर के बारे में पढ़ा करते हैं। एक नगर जो अभी अभी डेवलप हुए हैं, एक तो वो बहुत पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, बहुत पुराना। अभी हम देखेंगे कौन सा पुराना है। आधुनिक मतलब अभी अभी, आधुनिक मतलब अभी अभी, कुछ समय पहले, अभी अभी। सर एक छोड़ क्यों रहे हो बीच में? ये इसलिए छोड़ रहे हैं, ना इधर का ना इधर का, ये बीच का है, तो इसलिए इसे मध्यकालीन कहा जाता है। दोनों के बीच, दोनों के बीच। तो नगरों को हम 3 रूपों में बांट रहे हैं। एक तो वो नगर जो पुराने हैं, एक वो नगर जो नए हैं, और एक वो नगर जो वास्तव में ना पुराने हैं और ना नए हैं, मध्यकालीन है। उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए प्राचीन नगर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर है। इसका मतलब हम समझ गए कि 2000 वर्ष से पूर्व के जो नगर हैं उनको हम किस में डालेंगे? प्राचीन नगरों में। किस में डालेंगे? प्राचीन नगरों में, यानी 2K, 2000 से ज्यादा समय वाले हम उसमें डालेंगे। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, यानी कि इसमें जितने भी ये पुराने जो नगर हैं, ये धार्मिक, पहले लोगों की धार्मिक आस्था चरम पर थी, अब कम हो गई धीरे धीरे। सांस्कृतिक दृष्टि से केंद्र थे, यानी लोगों को अपने रीति रिवाजों से, अपने धर्म से जुड़ने के लिए इन नगरों को जो है डेवलप किया गया था, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ गए। जैसे आप वाराणसी की बात करो, आप प्रयागराज की बात करो, आप पाटलिपुत्र की बात करो, मदुरै की बात करो, ये सब प्राचीन है। आज प्रयागराज को हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र जो है उसको हम पटना के नाम से जानते हैं। जब मौर्य गुप्त हम पढ़ते हैं तो पाटलिपुत्र का नाम कई जगह आता है। तो ये सब कैसे थे? जैसे प्रयाग है, वाराणसी है, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। ये पूरी तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों प्रकार का नगर है। ये सांस्कृतिक भी है और धार्मिक की, ये पक्का याद रखें आप। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है प्रयाग, जो इलाहाबाद वर्तमान में कहलाता है। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है, मदुरै देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। आपको इन 4-5 नगरों के पक्के नाम याद रखने हैं। एक तो हम याद कर रहे हैं वाराणसी, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों है। उसके अलावा हम पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कह रहे हैं, उसके बाद मदुरै को याद कर रहे हैं हम, और प्रयागराज हम पहले याद कर चुके हैं। यानी 4 नगरों के नाम आपको यहाँ याद रखने हैं। 2K यानी 2000 वर्ष से अधिक पुराने वाले नगरों की अगर बात करें तो हमने 4 याद किया। पाटलिपुत्र, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पटना कह रहे हैं, और फिर प्रयागराज यानी P², फिर मदुरै और वाराणसी MV, P² MV, बस इतना याद रख लो, आसानी से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, ये थे प्राचीन नगर। अब हम देख रहे हैं मध्यकालीन नगर। यानी मध्यकालीन नगर का मतलब है जो ना तो पुराने हैं और ना ज्यादा नए हैं। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। यानी कि कितने नगर? 100 नगर। वहां तो हम 2000 क्या लिख रहे थे? वहां तो यानी कि 2000 जो हम लिख रहे थे, 2K जो लिख रहे थे, वो था समय। वो क्या था? समय, पुराने नगरों का। यहां जो 100 लिख रहे हैं वो है संख्या। किसकी संख्या है? नगरों की। किसकी संख्या भाई? नगरों की। तो 100 नगर ऐसे हैं। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों, राज्यों और मुख्यालयों के रूप में हुआ। प्राचीन जो नगर है वो धार्मिक और सांस्कृतिक कारण से बने, ये पक्का याद रखें। यानी प्राचीन जो नगर है वो 2000 वर्ष पूर्व के नगर हैं, और वो धार्मिक और सांस्कृतिक कारण से बने। उनमें आपको पटना, पाटलिपुत्र जो है उसका नाम याद रखना है, मदुरै का नाम याद रखना है, और इसके अलावा वाराणसी का नाम याद रखना है, और एक और था, वो काम आपका है, ठीक है। तो इनमें अधिकांश विकास जो है, यहाँ हम मध्यकालीन नगरों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो नगर होते हैं वो सारे ही नगर वो हैं, 100 नगरों की जो लिस्ट है वो है जब राजा महाराजा हमारे देश के अंदर हुआ करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय यहाँ राजा महाराजाओं का राज था। तो वो जो राजा महाराजाओं ने नगर डेवलप किए थे उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो रजवाड़ों की चर्चा करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? राजाओं का स्थान रजवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? रजवाड़ा कहलाता है। तो ये मध्यकालीन नगर सबसे पहले किसके नगर है? राजाओं के नगर है। सबसे पहले किसके नगर है भाई? राजाओं के नगर है। राजाओं के नगर, राजाओं के नगर, ठीक है। और क्या मूल बात है इसकी, आगे देखिएगा। इनमें से अधिकांश रजवाड़ों का, राज्यों का मुख्यालय, ये जो राज्यों का मुख्यालय का मतलब है, जैसे हम बात करें तो जैसे
मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, मेरवाड़ा की राजधानी हुआ करती थी। तो प्रत्येक राजा का जो क्षेत्र होता था उसकी एक राजधानी होती थी। जैसे आज राज्यों की राजधानी होती है वैसे राजा की अपनी राजधानी हुआ करती थी, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पे बना करती थी और उसको हम कहते थे मुख्यालय। तो ये राजधानी थी उस समय की, क्या थी भाई? राजधानी। ठीक है ना, राजधानी। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके अलावा क्या आ रहा है इसमें? मुख्यालय है, रजवाड़े, बस और कुछ नहीं है। किला नगर जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। किला नगर वो था, ये भी मध्यकालीन नगर है। जैसे कि रणथंभौर बना हुआ सवाई माधोपुर में, तो लोग देखने जाते हैं। तो रणथंभौर किस लिए बन पाया? इस किले की वजह से बन पाया। ये नहीं है रणथंभौर, है ना, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। जैसे मेहरानगढ़ किला जोधपुर में जो है वो इसलिए बन पाया कि लोगों मेहरानगढ़ को देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए बन पाया। कुंभलगढ़ किला इसलिए बन पाया कि लोग वहां कुंभलगढ़ को देखने आते हैं। तो जो भी किला, जिसे हम फोर्ट कहते हैं, कैसिल कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, वो जहां होता है उसके आसपास नगर डेवलप ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि लोग वहां आते हैं। नगर कब बनता है? जब सुविधाएं मिलती है, जब लोग आते हैं, आवक जावक बढ़ती है, आवास बढ़ता है, धीरे धीरे सुविधाएं जब बढ़ जाती है तो कोई भी क्षेत्र नगर की ओर डेवलप हो जाता है। किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों के रूप में हुआ। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर महत्वपूर्ण। देखो एक दो चीजें मैं समझाता हूँ। आज आगरा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है। ताजमहल की वजह से प्रसिद्ध है या नहीं है? तो बताओ आगरा जो है वो प्रसिद्ध किस लिए हुआ? ताजमहल की वजह से तो नगर बन गया, ठीक है। अब जयपुर की बात कर लो, यहाँ पे एक हवा महल है जयपुर के अंदर, हवा महल, इसकी वजह से हवा महल। और भी ढेर सारी चीजें हैं, नारगढ़ है यहाँ पे, ठीक है, आमेर का किला है इसलिए प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली का लाल किला प्रसिद्ध है। ऐसे नागपुर और लखनऊ की भी कई चीजें प्रसिद्ध है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रसिद्ध है यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन किलों की वजह से या फिर प्राचीन इमारतों की वजह से कई शहर डेवलप हुए हैं, वो मध्यकालीन नगर आते हैं। हम दो शहरों की बात कर चुके हैं। एक तो वो शहर जो प्राचीन थे, एक तो वो शहर जो बहुत प्राचीन थे, 2000 से वर्ष पूर्व के पहले के जो शहर थे वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बने थे। पाटलिपुत्र जैसे, वाराणसी जैसे, मदुरई जैसे कई शहरों के नाम हमने याद किए। मध्यकालीन में वो 100 शहरों की लिस्ट हम बना रहे हैं जो किलों के लिए प्रसिद्ध रहे, इमारतों के लिए, हवेलियों के लिए, स्मारकों के लिए आदि के लिए प्रसिद्ध रहे, राजा महाराजाओं के लिए प्रसिद्ध रहे, राजाओं की राजधानियों के लिए प्रसिद्ध रहे। वो मध्यकालीन आपको याद हो रहा होगा, बहुत आसान चीजें ये। आगे देखिएगा, आधुनिक नगर, आज के नगर, ये आधुनिक नगर जो है आधुनिक से ही पक्का याद रख ले आप, अंग्रेजों का किया धरा है भाई। किसका किया धरा है? अंग्रेजों का किया धरा है। इसमें से अधिकतर अंग्रेज बना गए। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। अंग्रेज सबसे ज्यादा नगर कहाँ बनाएंगे? अंग्रेज एक तो नगर वहां बनाएंगे जहां ज्यादा बिजनेस चलता हो, अपने रहने के लिए और लोगों को, श्रमिकों को रखने के लिए सुविधा के आधार पर उन्होंने एक नगर यानी शहर डेवलप किया। एक तो वहां होंगे जहां वो रहते थे, दूसरा वहां होंगे जहां से वो माल को जहाज के अंदर भरा करते थे, तो तटों पर होंगे। कहां होंगे? तटों पर। तो आप अपने आप ऑटोमेटिक आप जो है आधुनिक नगर देखते हैं अंग्रेजों का किया धरा है सारा का सारा, ठीक है ना। अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। उनकी अगर बात करें तो तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते उन्होंने सर्वप्रथम सूरत को बनाया। सूरत उन्हीं का बसाया हुआ है। दमन जो है उसको बनाया, गोवा को बनाया, पांडिचेरी को बनाया इत्यादि व्यापारिक पतन विकसित की। व्यापारिक पतन का मतलब है जहां से व्यापार करने के लिए नाव जो होती है, पोताश्रय जो होता है, नावें जो होती है पोताश्रय पर या बंदरगाह पर या नाव जहां रुकती है उस स्टेशन पर नाव आसानी से जा और आ सके, इसलिए इनके जो नगर है वो हमेशा तटों पर मिलते हैं। प्राचीन नगरों की बात करूं तो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर याद रखना है। अगर मध्यकालीन की बात करूं तो राजाओं की हवेलियां, स्मारक, राजाओं के पूजा स्थल, राजाओं के किले, राजाओं की राजधानियां, मुख्यालय आदि चीजें याद रखना है। और अगर आधुनिक नगरों की बात करूं तो अंग्रेजों को टारगेट करके उनके द्वारा तटों पर बनाए हुए सारे शहरों की बात आपको करना है। तो ये तीनों चीजें आप समझ चुके हैं। नगर तीन ही होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। समझ गए? ग्रामीण और शहरी बस्तियों में या नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं बहुत प्यारी चीज, और वो है अंग्रेजों ने बाद में तीन मुख्य नोडों का मतलब है जहां से दो शहर मिल रहे हो, जहां से दो शहर
मिल रहे हो वो नोड कहलाता है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। मुख्य नोडों, मुंबई जिसे आज हम बम्बई कहते हैं, मुंबई जिसे आज हम बम्बई कहते हैं, चेन्नई जिसे आज हम मद्रास कहते हैं, कोलकाता जिसे हम आज कलकत्ता कहते हैं, यानी एम सी के यानी MCK ऐसे हैं जहां कई शहरों को जोड़कर एक जगह बनाई गई जो शहरों के रूप में डेवलप हो गई। तो वो जो है अंग्रेजों ने डेवलप किया, ये भी आधुनिक में ही आएगा, क्योंकि चेन्नई जो है, मुंबई जो है, कोलकाता जो है, जिसे आज बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हम कहते हैं, वो MCK के ट्रिक्स हम याद कर रहे हैं। और ये जो है वास्तव में आधुनिक नगरों में आते हैं। किस में आते हैं? आधुनिक नगरों में। अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक, सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। अंग्रेज जब रहते थे तो उनका गर्मियों का ऑफिस अलग हुआ करता था और सर्दियों का ऑफिस अलग हुआ करता था भारत में। तो जहां वो सर्दियों में रहते वहां भी शहर बन गए और जहां वो गर्मियों में रहते वहां भी शहर बन गए। अब आप सोच रहे हैं सर अगर सर्दियों का ऑफिस था तो उसका नाम बता के काम खत्म करो, अगर गर्मियों का था तो नाम बता के काम खत्म करो, क्योंकि दो ही होंगे। अंग्रेज तो देश में रहे तो दो ही ऑफिस बनाए होंगे। नहीं, वो जिस राज्य में गए उसमें सबसे ठंडा स्थान जो था उसमें भी बना लिया और सबसे गर्म वाले में बना लिया। तो वो सारे शहर शहरों के रूप में डेवलप हो गए, क्योंकि ये प्रशासनिक कार्य के लिए वहां रहा करते थे। ग्रीष्म काल में इनका अलग ऑफिस होता था और विश्राम स्थल करने के लिए जो है उस स्थानों पर जाया करते थे। कभी कभी पर्वतीय नगरों में जब घूमने जाया करते थे आदि था। और रजवाड़ों का यानी राजाओं का नियंत्रण ये करने लग गए थे अंग्रेज लास्ट में, उस समय इनका अलग ऑफिस हुआ करता था। तो ये चीज देखा आपने। तो इस लेक्चर में हमने उन सारी चीजों की बात की है जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हमारी छूटी हुई थी, और नगरीय बस्तियां तो पूरा ही हमने इसमें पढ़ा है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको बस्ती के प्रकार, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां और शहरों के जो रूप है वो समझ में नहीं आए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। संडे वार्ता बार होती है, अपने डाउट्स जो है उसमें शेयर आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है लर्न एंड शेयर आर्ट्स का, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।